कहानी की शुरुआत में हम साउथ अटलांटिक ओशन के बिल्कुल बीच में मौजूद एक ग्रुप ऑफ एक्सप्लोरर्स को देखते हैं। ये एक एडवेंचर टीम थी और उनके साथ जहाज में डेविड नाम का एक वेदर ऑफिसर भी था जो मौसम का पूर्वानुमान बताता है। ये लोग एक ऐसे आइलैंड की तरफ जा रहे थे जो समंदर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। सरकार डेविड को वहाँ इसीलिए भेज रही थी ताकि वो उस आइलैंड के लगातार बदलते मौसम को ऑब्जर्व कर सके। इस काम के लिए डेविड को लगभग 1 साल वहीं रुकना था। पूरे 1 साल का मौसम डेटा कलेक्ट करने के बाद ही उसे वापस लौटना था। इसी वजह से डेविड को पूरे साल भर का खाना और जरूरत की हर चीज एक ही बार में दे दी गई थी। लंबी जर्नी के बाद आखिरकार वो लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वे बोट की मदद से आइलैंड पर भी उतरते हैं। ये आइलैंड पूरी तरह से वीरान था। वहाँ एक भी इंसान तक नहीं दिखता, यहाँ तक कि एक चिड़िया भी नहीं। आइलैंड पर बस एक लाइट हाउस और एक छोटा सा घर था जहाँ डेविड को रहने वाला था। दरअसल इससे पहले वहाँ रॉबर्ट नाम का एक और वेदर ऑफिसर रहता था। उसकी ड्यूटी का 1 साल पूरा हो चुका था। वो 1 साल से इसी द्वीप से मौसम का डेटा भेज रहा था। अब उसकी जगह डेविड यहाँ पूरा 1 साल रहने वाला था और पुराने ऑफिसर रॉबर्ट को उसी जहाज के साथ वापस ले जाया जाने वाला था। लेकिन जब पूरी टीम उस घर को देखने जाती है तो वो सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि वहाँ किसी इंसान का नाम निशान तक नहीं था। कमरे के अंदर पुराने ऑफिसर की सारी चीजें यहाँ वहाँ बिखरी हुई पड़ी थीं, जैसे वो जल्दी में कहीं गया हो। इसके बाद कैप्टन और डेविड सोचते हैं कि शायद लाइट हाउस में कोई मौजूद हो सकता है। दोनों बिना समय गंवाए लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पहुंचकर उन्हें एक अजीब सा नजारा दिखाई देता है। पूरे लाइट हाउस को नुकीले नुकीले लकड़ी के टुकड़ों से घेरा गया था, मानो किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर रखा हो ताकि कोई अंदर न आ सके। कैप्टन और डेविड कई बार लाइट हाउस के गेट पर नॉक भी करते हैं लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। आखिर में वो लोग गेट को जोर से धक्का देकर अंदर घुस जाते हैं और भीतर उन्हें एक आदमी दिखता है। उसका नाम था ग्रूनर। जब वे ग्रूनर से पुराने वेदर ऑफिसर रॉबर्ट के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि वो मर चुका है। एक दिन वो समंदर की तरफ गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। ग्रूनर की ये बात सुनकर डेविड और कैप्टन दोनों चौंक जाते हैं। सब सुनने के बाद कैप्टन डेविड से कहता है कि अगर तुम चाहो तो अभी हमारे साथ वापस चल सकते हो, यहाँ रुककर रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन डेविड वापस जाने से इनकार कर देता है क्योंकि उसका मानना था कि अगर वो सरकार को इस आइलैंड का सही वेदर रिपोर्ट दे पाया तो उसे बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। इसके बाद कैप्टन उसे अपनी सेफ्टी के लिए एक बंदूक देता है और डेविड से कहता है कि ये जगह मुझे बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रही, तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। इसके बाद वो लोग डेविड को वहीं छोड़कर वापस लौट जाते हैं। अब वो 1 साल बाद ही दोबारा यहाँ आएंगे। कैप्टन के जाने के बाद डेविड उस कमरे को थोड़ा साफ सुथरा करता है और रहने लायक बना लेता है। रात होने पर उसे ड्रॉअर में एक डायरी मिलती है, वही डायरी जो पुराने वेदर ऑफिसर रॉबर्ट लिखकर गया था। उस डायरी में इस आइलैंड के बारे में बहुत कुछ लिखा था। वहाँ एक रहस्यमयी प्राणी के बारे में भी कुछ बातें लिखी हुई थी, लेकिन बातें पूरी तरह साफ नहीं थी, इसलिए डेविड कुछ समझ नहीं पाता। फिर भी डेविड हर लाइन ध्यान से पढ़ता रहता है। डायरी में उसे कुछ अजीब अजीब जानवरों के स्केच भी मिले। डेविड समझ नहीं पाता कि रॉबर्ट ने ये तस्वीरें क्यों बनाई होंगी। वो सोचता है कि शायद रॉबर्ट यहाँ अकेला था, इसलिए टाइम पास करने के लिए उसने ऐसे स्केच बनाए होंगे। डायरी के एक पेज पर पुराने ऑफिसर रॉबर्ट की वाइफ की फोटो लगी हुई थी। डेविड डायरी पढ़ते पढ़ते थक जाता है और धीरे धीरे उसकी आंख लग जाती है। अगले दिन सुबह होते ही डेविड मौसम का डेटा कलेक्ट करना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही वो समंदर के पास पहुंचता है उसके कदम रुक जाते हैं। वो देखता है कि पहाड़ की ढलान पर कुछ पत्थर अजीब तरीके से सजाए गए हैं और उन पत्थरों के बीच बीच में सीपियां रखी हुई हैं। ये अजीब सा पैटर्न देखकर डेविड सोचता है कि शायद ये सब ग्रूनर ने किया होगा। वो ये सोचकर वापस अपने काम में लग जाता है। काम करते समय जब वो दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखता है तो उसे ग्रूनर के साथ एक और आदमी दिखाई देता है, लेकिन पलक झपकते ही वो आदमी गायब हो जाता है। डेविड फिर से देखने की कोशिश करता है मगर फिर उसे लगता है शायद ये उसकी नजर का धोखा होगा। खैर, रात होने पर जब डेविड अपने काम में लगा होता है तभी दरवाजे पर नॉक होता है। उसे लगता है शायद ये ग्रूनर होगा। डेविड बार बार उसका नाम लेकर आवाज लगाता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। हाथ में लैंप लेकर डेविड धीमे धीमे दरवाजे की तरफ बढ़ता है और तभी उसके कानों में अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई इंसान दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा हो। और तभी वो देखता है कि गेट के नीचे से कोई अजीब सा क्रीचर अपना हाथ कमरे के अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा है। वो हाथ किसी भी तरह इंसान का नहीं था। ये देखकर डेविड के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो तुरंत बेसमेंट की तरफ दौड़ता है और वहां जाकर छिप जाता है। कुछ ही देर में वो रहस्यमयी प्राणी कमरे के अंदर घुस आता है। वो छिप छिप कर डेविड को ढूंढने लगता है और डेविड बेसमेंट की एक छोटी सी दरार से उसे देखता रहता है। लेकिन डेविड की थोड़ी सी हलचल उस जानवर की नजर में आ जाती है और वो डेविड को देख लेता है। इसके बाद वो उसे मारने के इरादे से तेजी से उस पर झपटता है और दरार के अंदर हाथ डालकर डेविड को पकड़ने की कोशिश करता है। डेविड अपनी जान बचाने के लिए तुरंत एक छुरी उठाता है और उस क्रीचर की आंख पर वार कर देता है। वो जानवर जोर से चिल्लाता है और वहां से भाग जाता है, लेकिन वो कभी भी वापस लौटकर डेविड को मारने की कोशिश कर सकता था। इस घटना के बाद डेविड को पक्का यकीन हो जाता है कि डायरी में रॉबर्ट ने जिस क्रीचर के बारे में लिखा था वो सच में मौजूद है। उस रात डेविड डर के मारे बिल्कुल भी सो नहीं पाता। अगली सुबह जब वो कमरे से बाहर निकलता है तो रेत पर कुछ अजीब सी पद चिन्ह देखता है, जिन्हें देखकर साफ पता चलता है कि ये किसी इंसान के बिल्कुल भी नहीं थे। वो निशान सीधे समंदर की तरफ जाकर खत्म हो जाते हैं। अब डेविड सब समझ
समझ जाता है कि ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों तरफ नुकीली लकड़ियां क्यों लगा रखी थी। अब डेविड को यह पता चल जाता है कि अगर वो उसी घर में रहा तो ये क्रिएचर्स कभी भी आकर उसे मार सकते हैं। डर से घबराकर वो लाइट हाउस की तरफ दौड़ता है और जोर जोर से ग्रूनर को पुकारता है, गेट खोलो, मुझे अंदर आने दो। लेकिन ग्रूनर उसे अंदर आने नहीं देता। वो कहता है, तुम्हें तो जहाज के साथ वापस चले जाना चाहिए था, तुम यहाँ रुके ही क्यों? डेविड मायूस होकर अपने घर की तरफ लौट जाता है क्योंकि ग्रूनर उसे लाइट हाउस के पास भी नहीं देखना चाहता था। वो ऊपर से उस पर पानी फेंकर उसे भगा देता है और कहता है कि दूर हो जाओ। अब डेविड समझ जाता है कि उसे अपनी सुरक्षा खुद ही करनी होगी। वो अपने कमरे की हर खिड़की को लकड़ी से बंद कर देता है, चारों तरफ नुकीली लकड़ियों की घेराबंदी करता है और गेट के बाहर पुराने कागज और किताबें रखकर उन पर तेल छिड़क देता है ताकि अगर क्रीचर दोबारा आए तो वो आग जलाकर उन्हें डराकर भगा सके। लेकिन इन सब के बीच एक बात ऐसी थी जिसके बारे में डेविड को अभी तक कुछ पता नहीं था और वही बात आज रात उसे पता चलने वाली थी। खैर, उसे घर के अंदर एक पुराना बक्सा मिलता है और उस बक्से में एक बंदूक और ढेर सारी गोलियां थीं। ये देखकर उसकी उम्मीद थोड़ी बढ़ जाती है, शायद वो यहाँ जिंदा रह सके। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, डेविड के मन में डर और बढ़ने लगता है। कुछ ही देर में चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। अब डेविड हाथ में बंदूक लेकर कमरे के कोने में चुपचाप बैठा रहता है। उसकी हार्ट बीट तेज होती जाती है और तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। डेविड खिड़की से धीरे धीरे समुद्र की तरफ झांक कर देखता है और उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो देखता है कि पानी से सिर्फ एक नहीं बल्कि उसी तरह के कई अजीबोगरीब जीव बाहर निकलकर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ ही देर में सारे क्रीचर्स इकट्ठा होकर उसके घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। डेविड तुरंत गोलियां चलाना शुरू करता है। कुछ क्रीचर्स गोलियां लगते ही वहीं मर जाते हैं। डेविड सोचता है कि गोलियों की आवाज सुनकर बाकी क्रीचर्स डरकर भाग जाएंगे, लेकिन उल्टा अपने साथियों को मरते देखकर वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तब डेविड अपना प्लान बी इस्तेमाल करता है। वो गेट के बाहर रखे कागज और पुरानी किताबों में आग लगा देता है। आग की लपटें देखकर क्रीचर्स डर जाते हैं और वापस समुद्र की ओर भागते हैं। लेकिन अब वो आग डेविड के अपने घर तक पहुंच जाती है। दरवाजे में आग लग जाती है और धीरे धीरे पूरा घर जलने लगा है क्योंकि पूरा घर लकड़ी का बना था। डेविड तुरंत एक चादर अपने ऊपर डालता है और किसी तरह जान बचाकर बाहर निकल जाता है। वो लाइट हाउस के पास एक बड़े पत्थर के पीछे पूरी रात छिपा रहता है। क्रिएचर्स को शूट करते समय डेविड के हाथ में काफी गहरी चोट भी लग गई थी और गनीमत ये थी कि तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से आग धीरे धीरे बुझने लगती है, लेकिन पूरी रात की बारिश के बावजूद भी सुबह तक डेविड अपना घर बचा नहीं पाता क्योंकि रात भर में पूरा घर जलकर राख हो चुका था। अब अगर डेविड को जिंदा रहना है तो उसे लाइट हाउस में ही पनाह लेनी पड़ेगी। इसलिए वो अपनी राइफल उठा लेता है और लाइट हाउस के पास पड़े बड़े बड़े पत्थरों के बीच कर इंतजार करने लगा है कि ग्रूनर कब पानी भरने नीचे आएगा। जब ग्रूनर पानी लेने के लिए लाइट हाउस से बाहर निकलता है, डेविड चुपचाप उसका पीछा करने लगता है। लेकिन तभी अचानक एक अजीब सा क्रीचर जो ग्रूनर के बिल्कुल पास ही था डेविड पर हमला कर देता है। किसी तरह संघर्ष करके डेविड उस क्रीचर को काबू में कर लेता है। वो क्रीचर दरअसल ग्रूनर का रक्षक था। जैसे ही डेविड उसे शूट करने वाला होता है, ग्रूनर तुरंत चिल्लाता है, रुको प्लीज मत मारो, ये मेरा पालतू है। डेविड गोली नहीं चलाता, लेकिन वो मौके का फायदा उठाता है और ग्रूनर के सामने एक शर्त रखता है। वो कहता है, अगर तुम इस क्रीचर की जान बचाना चाहते हो तो मुझे लाइट हाउस में शरण देनी होगी, वरना मैं इसे यहीं मार दूंगा। तो इस बात को सुनकर ग्रूनर मान जाता है क्योंकि डेविड के पास बहुत सारा खाना और गन पाउडर था। शाम होने से पहले ही वो दोनों बचा हुआ खाना लेकर लाइट हाउस वापस आ जाते हैं और फिर दोनों आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह डेविड की नींद तब खुलती है जब वो अजीब सा जंतु चुपचाप उसका हाथ चाट रहा होता है और डेविड ये देखकर हैरान रह जाता है कि उस जंतु की लार की वजह से उसका हाथ पूरी तरह ठीक हो चुका था। ये सब देखकर डेविड दंग रह जाता है। डेविड अब ग्रूनर से इस जंतु के बारे में और इन्फॉर्मेशन मांगता है। वो कहता है कि अगर हम ये सब दुनिया के सामने लाएं तो ये किसी जादू से कम नहीं होगा। डेविड सोचता है कि अगर इन अजीब क्रीचर्स का रहस्य दुनिया को पता चल जाए तो वो और ग्रूनर दोनों ही नाम और पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ग्रूनर ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। वो इस आइलैंड को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। असल में इस दुनिया में अब उसका कोई नहीं बचा था, इसलिए ये आइलैंड ही उसके लिए परफेक्ट था। यहाँ वो खुद को राजा समझता था और अपनी मर्जी से जीता था। इसी वजह से उसने आइलैंड के कई जगहों पर लिख रखा था कि ग्रूनर यहाँ का बादशाह है। लेकिन डेविड ये समझ नहीं पाता कि ये अजीब जंतु आखिर ग्रूनर का पालतू कैसे बना। तब ग्रूनर उसे बताता है कि एक बार उसने इस जंतु की जान बचाई थी। वो गलती से ग्रूनर के फिशिंग नेट में फंस गया था और उस वक्त ये जंतु बहुत छोटा था। उसी दिन से वो ग्रूनर के साथ रहने लगा। लेकिन ग्रूनर असल में बहुत ही बुरा इंसान था। वो उस जंतु के साथ बेहद खराब और अमानवीय व्यवहार करता था। ग्रूनर बताता है कि एक बार वो जंतु उस पर हमला भी कर चुका था और बदले में ग्रूनर ने उसे ऐसी सजा दी कि उसके बाद से वो जंतु खुद को ग्रूनर का गुलाम समझने लगा। ये सब देखकर आप लोग शायद समझ ही गए होंगे कि हर रात समंदर से इतने सारे जंतु क्यों बाहर आते हैं। वो सब दरअसल अपनी साथी को ग्रूनर के कब्जे से छुड़ाने आते हैं, लेकिन ग्रूनर उन्हें कभी ऐसा होने नहीं देता। दिन के उजाले में वे जंतु हमला नहीं कर सकते क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी त्वचा जला देती है। डेविड अब यहाँ और नहीं रहना चाहता। वो किसी भी तरह इस आइलैंड से जान बचाकर वापस अपने देश लौटना चाहता है। खैर, शाम ढलने लगी है और ग्रूनर उसे कहता है कि बंदूक लेकर तैयार हो जाओ क्योंकि जंतु कभी भी हमला कर सकते हैं। दोनों लाइट हाउस की सारी लाइट्स ऑन करके इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर में समंदर से भारी संख्या में वो जंतु बाहर निकल आते हैं और लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं।
ग्रूनर लगातार उन पर फायर करता रहता है, लेकिन डेविड डर से टूट जाता है और लाइट हाउस के अंदर भागकर एक कोने में चुपचाप बैठ जाता है। ग्रूनर के बार बार बुलाने के बावजूद वो वहीं छिपा रहता है और थोड़ी ही देर बाद डेविड बेहोश हो जाता है। ग्रूनर पूरी रात अकेले ही उन जंतुओं से लड़ता रहता है। सुबह होते ही वो गुस्से में डेविड के चेहरे पर पानी फेंककर उसे उठा देता है और कहता है, अगर जिंदा रहना है तो इन जंतुओं को मारना ही पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें लाइट हाउस से बाहर निकाल दूंगा और साथ ही तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, रोज मेरे लिए पानी भरकर लाना होगा और लाइट हाउस के सारे छोटे बड़े काम भी करने होंगे। डेविड के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो मजबूरी में ग्रूनर की हर बात मानने लगा है। लेकिन एक बात थी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। ग्रूनर उस फीमेल क्रिएचर के साथ हर दिन बेहद बुरा व्यवहार करता था और उसे अलग अलग तरह से तकलीफ देता था। खैर, रात होती है, दोनों फिर से पहरे पर तैयार हो जाते हैं और हमेशा की तरह उन क्रिएचर्स का झुंड समंदर से बाहर निकलकर लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगा है। लेकिन आज डेविड को जरा भी डर नहीं लगा। वो उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। अजीब बात यह थी कि आज ग्रूनर बिल्कुल कुछ नहीं करता। वो डेविड को बाहर छोड़कर लाइट हाउस का गेट बंद कर देता है और खुद अंदर चुपचाप बैठा रहता है ताकि डेविड खुद सीखे कि इन जंतुओं से कैसे लड़ना है। इस तरह डेविड पूरी रात लड़ते लड़ते गुजार देता है। सुबह होते ही ग्रूनर देखता है कि डेविड लाइट हाउस के बाहर खून से लथपथ बैठा है। अब वो सीख चुका था कि इन क्रिएचर्स से कैसे मुकाबला करना है। इस तरह समय गुजरता रहता है। रात में वो दोनों उन क्रिएचर्स से लड़ते हैं और दिन में डेविड ग्रूनर के लाइट हाउस के सारे काम संभालता है। ये आइलैंड अब उसके लिए किसी बंद जेल की तरह बन चुका था। वो हमेशा सोचता रहता है कि कैसे वो इस जगह को छोड़कर अपनी आजादी का सांस ले सके। समय के साथ डेविड और उस फीमेल क्रिएचर के बीच एक अजीब सा दोस्ताना रिश्ता बन जाता है। डेविड अब उस जंतु के लिए बहुत इमोशनल हो गया था। अब उसे समझ में आता है कि अपने लोगों को छोड़कर अकेले रहना कितना कठिन होता है। शायद वो क्रिएचर भी अपने समूह को छोड़कर यहाँ आकर ऐसी ही अकेलापन महसूस करता होगा। इसलिए डेविड उस क्रिएचर का नाम रख देता है एनरिस। इस तरह दिन ब दिन समय गुजरता है। फिर एक दिन उन्हें पता चलता है कि उन क्रिएचर्स के अटैक्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। डेविड सोचता है कि शायद सर्दियों में ये क्रिएचर्स कहीं और चले जाते हैं या फिर उन्होंने समझ लिया कि इन दोनों के साथ लड़ना बेकार है। लेकिन ग्रूनर कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वे क्रिएचर्स फिर से हमला करेंगे और वो अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। कुछ और दिन ऐसे ही गुजरते हैं और एक रात डिनर के बाद ग्रूनर और डेविड टाइम पास करने के लिए शतरंज खेलने लगते हैं। लेकिन इस दौरान ग्रूनर एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। दोनों खेल में इतने मग्न हो जाते हैं कि वे लाइट हाउस की लाइट ऑन करना भूल जाते हैं और इस बीच अंधेरे का फायदा उठाकर वो क्रिएचर्स उन पर हमला कर देते हैं। डेविड देखता है कि आज क्रिएचर्स की संख्या इतनी ज्यादा थी कि दोनों मिलकर लंबे समय तक लड़ पाना असंभव था और इस बार उनके पास कोई प्लान भी नहीं था। बंदूक की गोलियां भी लगभग खत्म हो चुकी थी। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए वो दोनों लाइट हाउस की टॉप फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इसी बीच ग्रूनर को एक गहरी चोट लग जाती है। आज क्रिएचर्स बहुत गुस्से में थे। वे इतने थे कि ग्रूनर और डेविड किसी भी तरह उनसे निपट नहीं पा रहे थे। दोनों को लगता है कि शायद आज उनकी मौत तय है। लेकिन गनीमत ये कि उसी समय सुबह हो जाती है। जैसे ही सूरज धीरे धीरे उगता है, वो क्रिएचर्स लाइट हाउस छोड़कर जल्दी से समंदर में वापस चले जाते हैं। सूरज निकलने के बाद एनरिस ग्रूनर की चोट ही करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक डेविड समझ जाता है कि वे इन क्रिएचर्स से अकेले लड़कर जीत नहीं सकते। उनके पास गोलियां खत्म हो चुकी थीं, खाने पीने का सामान भी कम था और इतनी कठिन परिस्थिति में लंबे समय तक लड़ पाना संभव नहीं था। खैर, अगली सुबह जब डेविड लाइट हाउस के बाहर इधर उधर घूम रहा होता है तो उसे समुद्र में एक जहाज दिखाई देता है। वो जल्दी से अंदर जाकर फ्लेयर गन लेकर जहाज को सिग्नल देने जाता है, लेकिन ग्रूनर उसे रोक देता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि डेविड इस जगह से चले जाए। ठीक उसी समय एनरिस ग्रूनर पर हमला कर देता है। वो डेविड को ग्रूनर के हाथों से बचाना चाहता था। ग्रूनर किसी को भी इस आइलैंड से जाने नहीं देना चाहता था। ये आइलैंड उसके लिए उसकी अपनी दुनिया जैसी थी, जहां वह एक राजा की तरह रहता था। वो डेविड को भी जाने नहीं देना चाहता था क्योंकि इतने लंबे समय तक अकेले रहने के बाद अब उसके पास कोई था जिसके साथ वह बात कर सकता था और जिसके साथ वह शतरंज खेल सकता था। अगर डेविड उस जहाज में वापस चला जाता तो वहां जाकर बाकी लोगों को एनरिस और उनकी प्रजाति के बारे में बता देता। इसलिए अब डेविड यहाँ से किसी भी तरह नहीं जा सकता था। कुछ और दिन ऐसे ही गुजरते हैं। इस बीच ग्रूनर अब डेविड और एनरिस दोनों के साथ बुरा व्यवहार करने लगता है, लेकिन एनरिस के साथ वह थोड़ा ज्यादा सख्त रहता था, जो डेविड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। एक दिन डेविड एनरिस को एक छोटा सा खिलौना नाव गिफ्ट करता है जो उसने एक मछली की हड्डी से बनाया था। जब एनरिस वह नाव देखता है तो वह डेविड को आइलैंड के उस हिस्से में ले जाता है जहां वास्तव में एक असली नाव रखी हुई थी। डेविड जब ग्रूनर से उस नाव के बारे में पूछता है तो ग्रूनर कहता है, हाँ, मुझे पहले से पता था कि आइलैंड के उस हिस्से में एक नाव है। कुछ लोग इस द्वीप पर नाव की मदद से अपनी जान बचाने आए थे, लेकिन सुबह होने से पहले उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। सभी को उन क्रिएचर्स ने मार डाला। वे सभी गोला बारूद लेकर जहाज पर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समुद्र में भयंकर तूफान उठने की वजह से उनका जहाज इसी आइलैंड के पास डूब गया था। ये सब सुनकर डेविड के दिमाग में एक आइडिया आता है। उनके पास एक तरह का डाइविंग सूट था। डेविड कहता है कि अगर हम दोनों में से कोई उस सूट को पहनकर समुद्र के उस हिस्से तक जाए जहां वह जहाज डूबा था तो शायद हमें वहां से कुछ बुलेट या डायनामाइट मिल सकता है, जिसकी मदद से इन क्रिएचर्स से लड़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन ग्रूनर इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है। फिर भी डेविड अपनी जान की बाजी लगाकर भी ये काम करने के लिए तैयार था। कुछ दिन ऐसे ही और गुजर जाते हैं। डेविड और एनरिस के बीच अब एक गहरा रिश्ता बनने लगता है। डेविड उसे समझने और
और पसंद करने लगा है। ग्रूनर दोनों को दूर से देखकर शक करने लगा है। उसे लगता है कि डेविड शायद एनरिस को उससे छीन लेगा, इसलिए उसके मन में आता है कि डेविड को रास्ते से हटाना होगा। अगले दिन अचानक ग्रूनर खुद ही डेविड की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। वह कहता है, ठीक है, जैसा तुमने कहा था, तुम सूट पहनकर पानी के नीचे जाओगे और वहां से जितना हो सके उतना RDX लेकर आओगे, फिर मैं तुम्हें रस्सी और बोट की मदद से ऊपर खींच लूंगा। लेकिन ग्रूनर का असली इरादा कुछ और ही था। वह चाहता था कि डेविड की मदद से समंदर के नीचे पड़े डायनामाइट के बॉक्स ऊपर ले आए और फिर डेविड को वहीं पानी में अकेला छोड़ दे ताकि क्रिएचर उसे मार दें। इस तरह डायनामाइट भी उसके हाथ लग जाएगा और एनरिस भी पूरी तरह उसकी गुलाम बन जाएगी। सब प्लान करने के बाद दोनों एक छोटी बोट में बैठकर उस जगह पहुंचते हैं जहां जहाज डूबा था। डेविड अपना डाइविंग सूट पहनकर समंदर की गहराई में उतर जाता है। नीचे पहुंचकर डेविड देखता है कि जहाज पूरी तरह तबाह हो चुका है, लेकिन किस्मत से उसे कुछ डायनामाइट के बॉक्स मिल ही जाते हैं। उसी समय अचानक कुछ क्रिएचर उसके सामने आ जाते हैं। उन्हें देखते ही डेविड घबरा जाता है और नीचे गिर पड़ता है। डाइविंग सूट बहुत भारी था, इसलिए वह हिल भी नहीं पा रहा था और न ही ग्रूनर को कोई सिग्नल भेज पा रहा था। उधर ग्रूनर सोच लेता है कि शायद क्रिएचर डेविड को मार चुके हैं, लेकिन हकीकत में वहां सिर्फ 2 छोटे बच्चे क्रिएचर थे। डेविड किसी तरह डाइविंग सूट वहीं उतारकर बाहर निकलता है और खुद को ऊपर सतह की ओर तैराते हुए ले आता है। ऊपर दोनों को कुछ पुराने बॉक्स मिलते हैं जिनमें वाकई डायनामाइट मौजूद था। इसके बाद दोनों काम में लग जाते हैं। वे लाइट हाउस के चारों ओर 2 लेयर में डायनामाइट लगाते हैं ताकि अगली बार हमला होने पर वे उन क्रिएचरों को एक ही वार में खत्म कर सकें। इस तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं। फिर बर्फ गिरने का मौसम आता है, लेकिन फिर वही क्रिएचर्स अचानक गायब हो जाते हैं। सभी तरह के हमले बंद हो जाते हैं, जैसे उन्हें पहले से पता चल गया हो कि उन पर हमला करने के लिए कोई जाल बिछाया गया है। इस वजह से वे अब हमला करने नहीं आ रहे थे। ग्रूनर को लगता है कि शायद एनरिस ने उन क्रिएचर्स को सचेत कर दिया है, इसलिए उस दिन ग्रूनर एनरिस पर बहुत सख्त हो जाता है, लेकिन इस बार डेविड उसे रोक देता है। अंत में दोनों मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं। लाइट हाउस का मेन गेट खुला रखा जाएगा ताकि क्रिएचर्स को यह महसूस हो कि यहाँ आने का सही मौका है, और जैसे ही वे पास आएंगे डायनामाइट के जरिए उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। अब डेविड बाकी क्रिएचर्स को आकर्षित करने के लिए एनरिस को लाइट हाउस की टॉप फ्लोर पर जाकर चिल्लाने के लिए कहता है। जैसा कि उम्मीद थी, एनरिस की आवाज सुनकर बाकी सभी क्रिएचर्स गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। अब जब क्रिएचर्स देखते हैं कि लाइट हाउस का मेन गेट खुला है तो उन्हें लगता है कि यही सही मौका है एनरिस को पकड़ने का, लेकिन असल में यह उनके लिए एक घातक जाल था। कुछ ही समय में वे क्रिएचर्स समंदर से बाहर आने लगते हैं। वे सीधे लाइट हाउस के मेन गेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वे अंदर आते हैं वे डेविड पर हमला कर देते हैं। डेविड भी हिम्मत दिखाता है और क्रिएचर्स के हाथों से खुद को बचा लेता है। जब सारे क्रिएचर्स लाइट हाउस के पास पहुंचते हैं तभी ग्रूनर डायनामाइट का लीवर दबा देता है, लेकिन दुर्भाग्य से कोई ब्लास्ट नहीं होता। असल में डेविड ने लीवर की कनेक्शन हटा रखी थी और ग्रूनर उसे फिर से जोड़ना भूल गया था। डेविड तुरंत ऊपर दौड़ता है और डायनामाइट के तारों को जोड़ना शुरू करता है। इस बीच क्रिएचर्स लाइट हाउस पर चढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे ही कनेक्शन पूरा होता है डेविड पहले लेयर की डायनामाइट ब्लास्ट कर देता है। इससे कई क्रिएचर्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन अभी भी सैकड़ों मॉन्स्टर्स लाइट हाउस पर हमला करने के लिए तैयार थे, इसलिए ग्रूनर दूसरी लेयर की डायनामाइट भी ब्लास्ट कर देता है। इस जोरदार धमाके से दोनों बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वे पाते हैं कि एनरिस वहां नहीं थी और धमाके के बाद चारों तरफ सैकड़ों मृत क्रिएचर्स बिखरे पड़े थे। ग्रूनर अब बचे हुए क्रिएचर्स को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा था जो अभी भी घायल और कमजोर स्थिति में बचे थे। तभी डेविड की नजर एक क्रिएचर की गर्दन में लटके हुए नेकलेस पर पड़ती है। वह उसे सहमते और छटपटाते हुए देखता है। डेविड को उस क्रिएचर पर बहुत दया आती है। वह अपने कीपर चुपचाप बचताता है। असल में उसने अब समझ लिया था कि उसने इन क्रिएचर्स को इतने दिन हिंसक समझा था। वास्तव में ये भी इंसानों जैसे थे, सिर्फ वे बोल नहीं सकते थे। लेकिन ग्रूनर के पास ऐसा सोचने का समय नहीं था। वह बेरहमी से उन्हें मारता रहता था। तभी डेविड समझ जाता है कि ये क्रिएचर्स केवल एनरिस को बचाने आए थे। जैसे इंसान अपने प्रियजन को बचाने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, शायद ये क्रिएचर्स भी वैसा ही कर रहे थे। इस भयावह घटना के बाद ये क्रिएचर्स कभी भी उनके ऊपर हमला नहीं कर पाए, लेकिन हर दिन समंदर के किनारे से लगातार उनकी कराह सुनाई देती थी। डेविड तब तक नहीं जानता था कि उन्होंने कितनी बड़ी तबाही मचाई थी, कितने फैमिली वे तोड़ चुके थे, कितने बच्चे अनाथ बन गए थे। सिर्फ एक गलत फहमी के कारण उन्होंने इन निर्दोष क्रिएचर्स को बेरहमी से मार डाला था। अगले दिन डेविड समंदर के किनारे कुछ छोटे छोटे क्रिएचर्स के बच्चों को देखता है। ये सभी अपने फैमिली खो चुके थे। डेविड एक पत्थर से गोलाकार बनाकर उसके बीच में वह छोटा टॉय बोर्ड रख देता है ताकि एनरिस उसे देखकर लौट आए। डेविड घंटों इंतजार करता है, लेकिन एनरिस वापस नहीं आती। अगली सुबह जब डेविड उठता है तो देखता है कि ग्रूनर अभी भी सो रहा है। ग्रूनर के पास कुछ पुराने सामान रखे थे, उनमें एक पुरानी फोटो भी थी। जैसे ही डेविड वह फोटो देखता है वह हैरान रह जाता है, क्योंकि वह लड़की जिसकी फोटो डेविड ने पहले दिन पुरानी ऑफिसर रॉबर्ट की डायरी में देखी थी कोई और नहीं बल्कि ग्रूनर की पत्नी थी। असल में एक साल पहले इस आइलैंड पर आने वाला वेदर ऑफिसर रॉबर्ट मरकर नहीं गया था। वह बस अपनी पहचान बदल चुका था, यानी ग्रूनर ही असल में वेदर ऑफिसर रॉबर्ट था। उसने केवल अपना नाम बदल लिया था, क्योंकि अब वह इस आइलैंड को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहता था। ये सब देखकर डेविड भी उम्मीद छोड़ देता है कि वह कभी इस आइलैंड से बाहर जा पाएगा, क्योंकि ग्रूनर शायद उसे मार भी सकता है। अगले दिन शाम को जब डेविड समंदर के किनारे जाता है तो वह देखता है कि उस सर्कल में रखा छोटा सा नाव अब वहां नहीं है, लेकिन ठीक उसी जगह वह एक छोटे क्रिएचर के बच्चे को देखता है जिसके हाथ में
में वही नाव थी। डेविड उसकी हाथ में जली हुई मशाल फेंकता है ताकि यह दिखा सके कि उसका उद्देश्य लड़ाई नहीं है और क्रिएचर्स को देखकर कोई उसे खतरे में न समझे। वह बस उनके साथ दोस्ती करना चाहता था। कुछ ही समय बाद समंदर की लहरों से एनरिस बाहर आती है और उसके पीछे पूरा क्रिएचर्स का एक समूह भी समंदर से निकल आता है। लेकिन इस बार कोई डेविड पर हमला नहीं करता क्योंकि अब वे भी शांति चाहते हैं। उनका केवल उद्देश्य था अपने बच्चों के लिए एक सेफ जगह पाना। तभी ग्रूनर हाथ में बंदूक लेकर वहां पहुंचता है। वह सोचता है कि अगर सब कुछ शांत हो गया तो वह कैसे साबित करेगा कि वह सबसे शक्तिशाली है। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये क्रिएचर्स हमसे लड़ना नहीं चाहते, वे शांति चाहते हैं। लेकिन ग्रूनर किसी की नहीं सुनता। वह एनरिस को चिल्लाकर अंदर जाने के लिए कहता है। लेकिन यह पहली बार था जब एनरिस उसकी बात नहीं मानती, क्योंकि अब एनरिस अब उसकी दासी नहीं थी। ये देखकर ग्रूनर को लगता है कि अब इस आइलैंड पर उसका राज खत्म हो गया। ग्रूनर अंदर से खुद को कमजोर महसूस करने लगता है क्योंकि अब कोई उसकी नहीं सुन रहा। गुस्से में वह लाइट हाउस की ओर दौड़ता है। डेविड सोचता है कि शायद अब ग्रूनर समझ गया है कि हर जीव स्वतंत्रता चाहता है, कोई भी किसी का गुलाम नहीं बनकर जीना नहीं चाहता। लेकिन ग्रूनर के दिमाग से राज का भूत इतनी आसानी से नहीं उतरता। जैसे ही वह लाइट हाउस पहुंचता है, वह सिग्नल गन से एक फ्लेयर फेंकता है जो सीधे एक क्रिएचर के बच्चे पर लगती है। वह बच्चा तुरंत मर जाता है और बाकी सारे क्रिएचर्स डर कर वहां से भाग जाते हैं। एनरिस भी अब डेविड पर से अपना पूरा भरोसा खो देती है। गुस्से में पागल होकर डेविड तुरंत लाइट हाउस की ओर दौड़ता है और ग्रूनर को उसका सही सबक सिखाने के लिए। डेविड उसके साथ लड़ाई शुरू करता है और कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? ये तो सिर्फ शांति चाहते थे। लेकिन ग्रूनर इतनी हिंस्र हो चुका था कि उसने अब डेविड को मारने का निर्णय ले लिया। तभी डेविड उसे उसके असली नाम से बुलाता है और कहता है, रुको रॉबर्ट, तुम एक खूनखार हो, इंसान नहीं। ये सुनकर ग्रूनर पूरी तरह हैरान रह जाता है। असल में रॉबर्ट कभी भी ऐसा आदमी नहीं था। इस आइलैंड पर आने के बाद गहरी एकाकीपन, अपनी पत्नी की मौत और भारी डिप्रेशन ने उसे पागल बना दिया था। वह वास्तव में कोई किलर नहीं था, वह एक अच्छा इंसान था। ग्रूनर समझ जाता है कि ये क्रिएचर्स कभी भी उसके साथ लड़ना नहीं चाहते थे, वे तो सिर्फ शांति चाहते थे। ग्रूनर ही जबरदस्ती उनमें से एक क्रिएचर को अपने पास रखता था और सिर्फ इसलिए बाकी सबको मारता था ताकि वह खुद को पावरफुल दिखा सके। अब जब ग्रूनर अपनी गलती समझ जाता है, वह खुद ही उन क्रिएचर्स के सामने सरेंडर कर देता है। कुछ ही समय बाद वे क्रिएचर्स ग्रूनर को मार देते हैं। डेविड अब लाइट हाउस के अंदर खुद को पूरी तरह लॉक कर लेता है और इस तरह समय बीता रहता है। एक साल बाद इस आइलैंड पर एक सरकारी ऑफिसर आता है और उसके साथ एक नया वेदर ऑफिसर भी होता है। अब यह नया वेदर ऑफिसर अगले एक साल तक वेदर मॉनिटरिंग का काम करेगा। जब कैप्टन डेविड से पुराने ऑफिसर के बारे में पूछता है, डेविड वही कहानी बताता है कि पुराने ऑफिसर एक शाम समंदर की ओर गए थे लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। यह सुनकर नया वेदर ऑफिसर शंका करता है कि शायद डेविड ही ग्रूनर हो सकता है। लेकिन डेविड इस गलत फहमी को दूर करने की कोशिश नहीं करता। वह चुपचाप बालकनी में खड़ा रहता है क्योंकि अब डेविड भी इस आइलैंड को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता, बिल्कुल ग्रूनर की तरह। इस बीच एनरिस अपने फैमिली के साथ बहुत खुश थी। अब उन्हें ग्रूनर जैसे खतरनाक लोगों का कोई डर नहीं था क्योंकि इस आइलैंड पर अब उनके पास डेविड जैसा सबसे अच्छा दोस्त था। और इस तरह आज की यह कहानी यहीं खत्म होती है।